आज हमारा लेक्चर हाई रिस्क मदर्स, ये वाला जो यूनिट है उस हाई रिस्क मदर्स में फर्स्ट टॉपिक है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी, इसके ऊपर है। और ये जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी है, इसके लिए दो तरह के टर्म और यूज़ किए जाते हैं। उसमें एक है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और दूसरा है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अब ये जो दोनों नाम हैं वो अलग अलग, मतलब आजकल वैसे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन करके ज़्यादा पॉपुलर नेम हो गया है, पर यूएसए के अकॉर्डिंग यूएसए में जो हाइपरटेंशन का जो ये है ब्लड प्रेशर एसोसिएशन यूएसए का, उन्होंने इसको दो नाम दिए अलग अलग। एक दिया है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और दूसरा दिया है क्रॉनिक हाइपरटेंशन। तो ये जो दोनों तरह के हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन भी और पीआईएच प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इन दोनों को आजकल कहा जाता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अब ये जो हाइपरटेंशन है प्रेगनेंसी का, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ये बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में देखा जाता है। और ये जो रहता है इससे मदर और फीटस दोनों के लिए ये बहुत हाई रिस्क वाला रहता है। और इसी कारण से प्रेगनेंसी में यदि हाइपरटेंशन हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की माना जाता है। नॉर्मली 2 से 8% तक जो वीमेन है वो इससे सफ़रर रहती हैं। अब ऊपर आते हैं कि ये जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है ना, इसका जो एक्चुअल यूएसए ने जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ब्लड प्रेशर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने जो दो पार्ट किए हैं इसके क्लासिफिकेशन में, उसी के अकॉर्डिंग अपन भी यहाँ पर पढ़ा रही है। अब इसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन में जो आता है हाइपरटेंशन वो कहलाता है PIH, मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अब ये जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है उसका अपन देखते हैं कि उसमें उसके अंडर कौन कौन से हाइपरटेंशन आते हैं। उसमें सबसे पहला जो आता है उसको कहा जाता है ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन। ये जो ट्रांजिएंट शब्द आया है इसका मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रांजिशनल फेज़ है। ये टेम्पररी फेज़ के लिए यह हाइपरटेंशन देखा जाता है और ये ठीक भी हो जाता है। और ये बहुत मतलब सीवियर, मतलब ये बहुत ही माइल्ड टाइप का रहता है, इससे कोई वैसे नुकसान नहीं देखा जाता है। तो इसलिए ये जो ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन ये होने का कारण भी अलग है और ये थोड़ा सा नॉर्मल से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इसमें। अब ये क्या है और कैसे होता है ये भी बता देती हूँ। इसमें ये जो ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट मतलब चेंज होने वाली स्टेट। तो प्रेग्नेंट जो नॉर्मल लेडी थी वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो अब उस प्रेगनेंसी के कारण उसकी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसके कारण माइल्ड हाइपरटेंशन उसका हो जाता है। और ये कितना रहता है माइल्ड, तो 140/90 मिलीमीटर मरकरी, यहाँ तक ही इसका ब्लड प्रेशर रहता है। अब जो लेडी रहती है वो नॉर्मोटेंसिव रहती है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो रहता है ना, इसका मीनिंग ही है कि वो लेडी शुरू में मतलब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कैसी है, नॉर्मोटेंसिव है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और प्रेगनेंसी के कारण उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा है। तो अब ये वाला नॉर्मोटेंसिव रहती है वीमेन, उसका माइल्ड हाइपरटेंशन देखा जाता है। और इसमें माइल्ड हाइपरटेंशन के साथ में और देखो तो कोई प्रोटीन यूरिया भी नहीं रहता और पैथोलॉजिकल टाइप का जो इडिमा है वो भी नहीं रहता। थोड़ा सा कभी पफीनेस बॉडी में देखी जा सकती है, पर वो कोई ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन नहीं रहती है। और नॉर्मली ये कब देखा जाता है, तो जब 20 वीक्स हो जाते हैं जेस्टेशन के, उसके बाद मतलब 5वें महीने के बाद में थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये कहलाता है ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन, जो कि PIH का फर्स्ट टाइप है। अब इसके बाद आता है कि जो PIH है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, उसका दूसरा प्रकार जिसको कहा जाता है प्री इक्लेम्शिया। और ये जो प्री इक्लेम्शिया रहता है इसमें भी दो पार्ट है, एक माइल्ड प्री इक्लेम्शिया और दूसरा कहलाता है सीवियर प्री इक्लेम्शिया।
इसमें दोनों ही कंडीशन में जो विमेन है वो नॉर्मोटेंसिव रहती है, मतलब प्रेगनेंसी के पहले वो नॉर्मल उसका ब्लड प्रेशर रहता है। प्रेगनेंसी होने के कारण उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कितना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो जो ब्लड प्रेशर है वो 140 से अबव हो जाएगा, और नॉर्मली ऐसा का आर्टीरियल ब्लड प्रेशर लेते हैं और 105 मिलीमीटर तक इसका ब्लड प्रेशर देखा जाता है, मतलब 140 से अबव और इधर 105 तक। अब इसमें और क्या देखा गया है कि हाइपरटेंशन तो होता ही है, साथ ही साथ प्रोटीन यूरिया भी देखा जाता है, मतलब यूरिन के अंदर प्रोटीन भी दिखाई देता है। ये प्रोटीन कितना देखा गया है, तो पर डे के हिसाब से 300 मिलीग्राम तक प्रोटीन दिखाई देता है यूरिन में। अब ये जो माइल्ड हाइपरटेंशन, माइल्ड नहीं कहना चाहिए, प्री इक्लेम्शिया वाला जो है माइल्ड टाइप का प्री इक्लेम्शिया, इसके ये मैंने एक जनरल बताया। अब दूसरा जो सीवियर प्री इक्लेम्शिया है वो भी कई बार देखा जाता है किसी किसी लेडीज़ में, और इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो 160 मिलीमीटर और 110 मिलीमीटर मरकरी होता है। इसके साथ में जो एक सिंड्रोम दिखाई जाता है जिसको कहते हैं हेल्प कह सकते हैं इसको। ये जो हेल्प सिंड्रोम है, इसका जो नाम दिया है HELLP, ये क्यों आया, तो इसका कारण है कि HELLP ये शॉर्ट फॉर्म है किस चीज़ का, तो H फॉर हीमोलाइटिक एनीमिया, ये एक इसमें साथ में हो जाता है। फिर इलेवेटेड लिवर एंजाइम्स भी हो जाते हैं इसमें, और साथ ही साथ में लो प्लेटलेट काउंट, इसलिए HEL और LP ऐसे करके इसका नाम दिया है हेल्प सिंड्रोम। तो ये इसका एक सिग्निफिकेंट जो सिम्टम है वो इसके साथ में रहता है। अब सीवियर और माइल्ड दोनों प्री इक्लेम्शिया जो है इसका जो भी अंतर है, डिफरेंसेस, वो डिफरेंसेस में तुम लोगों को पहले बता देती हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस इन दोनों में देखे जाते हैं, माइल्ड प्री इक्लेम्शिया और सीवियर प्री इक्लेम्शिया में। तो सबसे पहले आते हैं पर कि इसके 3 पार्ट्स किए हैं। पहला तो है कि इफ़ेक्ट। अब इफ़ेक्ट में मैटरनल माँ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, प्री इक्लेम्शिया है यदि माइल्ड वाला और सीवियर प्री इक्लेम्शिया है तो क्या होगा, ये अपन अब डिफरेंस देखेंगे। तो इफ़ेक्ट पर क्या डिफरेंस हुआ इन दोनों का ये देखते हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट है बीपी। तो माइल्ड में कितना बीपी है, तो 140/90, 105 मिलीमीटर मरकरी भी इसमें आर्टीरियल ब्लड प्रेशर होता है तक होता है। अब इसके इसी तरह से सीवियर में यदि बीपी देखें तो 160/110 मिलीमीटर मरकरी रहता है। वेट गेन नेक्स्ट पॉइंट है कि मदर के वेट गेन में क्या असर हुआ, तो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर तक 0.5 kg पर वीक के हिसाब से वेट गेन देखा जाता है, या फिर कई बार क्या देखा जाता है एकदम से किसी भी समय हो सकता है 2 kg पर वीक भी ये बढ़ सकता है। और यही वेट गेन वाली कंडीशन इस सीवियर प्री इक्लेम्शिया में भी देखी जाती है। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस वेट गेन के हिसाब से नहीं होता है, मतलब उसमें भी कई बार अचानक से वेट गेन 2 kg हो सकता है, या फिर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर तक 5 किलोग्राम पर kg पर वीक के हिसाब से वेट गेन देखा जाता है। अब आता है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया में भी अंतर आता है कि यूरिन में जो प्रोटीन है वो कितना, तो इसमें 0.3 ग्राम पर लीटर पर डे ये देखा जाता है, 300 मिलीग्राम पर लीटर यूरिन पर डे देखा गया है। और यहाँ पर 5 ग्राम, ये 300 मिलीग्राम था ये, और ये 5 ग्राम है पर लीटर पर डे, मतलब इतना ज़्यादा प्रोटीन यूरिन में जाता है सीवियर में। अब इसके बाद में इडिमा में भी देखी जाती है। अब इडिमा में जो माइल्ड प्री इक्लेम्शिया है उसको कहते हैं डिपेंडेंट इडिमा, मतलब क्या कि थोड़ा सा पफीनेस बॉडी पे होता है, और फिंगर्स है, आईज़ है, फेस है, उस पर भी इडिमा देखा जा सकता है। या यदि लेडी मतलब हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर रहता है, मतलब जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है कहना चाहिए पैरों पे, तो वहाँ पर भी इडिमा इसमें देखा जा सकता है। पफीनेस का मतलब ही यही है
और इसमें क्या देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड इडिमा हो जाता है, नोटिसिएबल पफीनेस होता है, हमें बिल्कुल अलग से दिखाई देता है। फेस पे, आइज़ पे, फिंगर्स पे पल्मोनरी इडिमा भी इसमें देखा जाता है। ये पल्मोनरी इडिमा ये सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ मानी जाती है, क्योंकि पल्मोनरी का मतलब जानते हो आप लोग, लंग। तो लंग के चारों तरफ पानी भर जाना, तो वो कहलाता है पल्मोनरी। इससे क्या हो जाएगा कि अपनी ऑक्सीजन जो है, मतलब गैसियस एक्सचेंज, वो कम हो जाएगा, मतलब ब्रेथलेसनेस वाली कंडीशन इसमें बढ़ जाएगी। तो ये एक कंडीशन इसमें इडिमा की सीवियर में देखी जाती है। और क्या इफेक्ट पड़ता है, तो और इफेक्ट में है रिफ्लेक्सेस, जो बॉडी के प्रति क्या बोलते हैं उसको, सहज क्रिया, प्रतिक्रिया, सहज प्रतिक्रिया, रिफ्लेक्सेस। ये जो रिफ्लेक्सेस है इसमें भी अंतर देखा जाता है। माइल्ड जब प्रीक्लेम्शिया है तब रिफ्लेक्सेस कोई इतने मतलब नॉर्मल के करीबन ही होते हैं, लेकिन सीवियर में हाइपर रिफ्लेक्सिया देखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर लोग रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, तो ये जो नी रहती है उसके ऊपर वो एक हथौड़ी जैसा रहता है उनका इंस्ट्रूमेंट, और उसको मारते हैं वो लोग, फिर देखते हैं कि एकदम से जर्क आता है ना। वैसे ही जो अपना ये है एल्बो, वहाँ पर भी ये रिफ्लेक्सेस देखे जाते हैं। तो ऐसे जो रिफ्लेक्सेस है वो इसमें देखे जाते हैं। रिफ्लेक्सेस क्यों देखे जाते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्लेम्शिया जो रहता है ना, प्री इक्लेम्शिया और सीवियर प्री इक्लेम्शिया, इसमें रिफ्लेक्सेस में चेंज हो जाता है। तो उसके कारण जो बॉडी है, मतलब मदर जो रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्की वाला फैक्टर आ सकता है, इसलिए ये रिफ्लेक्सेस को चेक किया जाता है। अब इसके बाद है तो इसमें हाइपर हो जाता है रिफ्लेक्सेस, ज़्यादा रिएक्शन देखी जाती है। अब यूरिन आउटपुट, तो यूरिन आउटपुट जो रहता है वो माइल्ड प्री इक्लेम्शिया में क्या है, तो जितना पानी लिया है करीब करीब उतना ही फ्लूइड जितना है उतना ही आउटपुट होता है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि 30 ml पर मिनट के हिसाब से होता है, और अपन पूरे दिन भर के हिसाब से देखें तो 650 ml के अराउंड 24 घंटे में यूरिन आउटपुट देखा जाता है। यहाँ पर 20 ml पर मिनट के हिसाब से आउटपुट है, और टोटल अपन देखें 24 घंटे में तो 400 से 500 ml से कम, मतलब 400 या 500 ml से कम 24 घंटों में यूरिन आउटपुट देखा जाता है। मतलब यहाँ पे ऑलिग यूरिया होने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब इसके बाद और क्या सिम्टम देखे जाते हैं दोनों के में, तो मदर में हेडेक, तो इनमें हेडेक जो रहेगा वो थोड़ा सा होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा, और इसमें सीवियर हेडेक होता रहता है। उसके बाद विजुअल प्रॉब्लम्स, मतलब आँखों देखने से संबंधित समस्या, इसमें कोई नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि आँखों को अच्छे से दिखाई नहीं देता, ब्लर्ड, ये हो सकती है विजन। साथ में फोटोफोबिया, फोटोफोबिया का मतलब रहता है कि जो लाइट रहती है ना, उसके लिए व्यक्ति सेंसिटिव हो जाता है, उसको लाइट सहन नहीं होती, उसको कहते हैं फोटोफोबिया। आपने कई बार सुना होगा कि अरे लाइट बंद करो, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है ना आदमी, तो उसको लाइट सहन नहीं होती, वो फोटोफोबिया वाली कंडीशन है। तीसरा, कई बार जब फंडोस्कोपी की जाती है तब ये दिखता है कि एक ब्लाइंड स्पॉट आँखों में आ गया है, तो ये भी एक बहुत भयंकर स्थिति रहती है। तो इस तरह से सीवियर यदि प्री इक्लेम्शिया है तो ये कंडीशन मदर में आ सकती है। अब उसके अलावा और क्या फ़र्क पड़ता है जब हाइपरटेंशन हो जाता है, तो मतलब प्री इक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया मतलब हाइपरटेंशन ही है। तो इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, तो इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत होता रहता है, ट्रांजिएंट फेज है ये, और इसमें बहुत सीवियर रहता है। जो लेडी रहती है उसका नॉर्मल बिहेवियर नहीं रह पाता, वो हमेशा छोटी छोटी बातों पे उसको एकदम से इरिटेशन होने लगता है, कंट्रोल नहीं रह पाता उसको। फिर इसके अलावा इपिगैस्ट्रिक पेन, जो छाती के आसपास, मतलब पेट जो है ऊपर वाला, वहाँ पर जो दर्द होता है वो इसमें एब्सेंट रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। फिर आते हैं सीरम क्रिएटिनिन पे, तो इसमें एब्सेंट है सीरम क्रिएटिनिन, इसमें लेवल इसका बढ़ जाता है। फिर उसके बाद है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसको अपन ने अभी हेल्प डिसीज़ में देखा ना, हेल्प सिंड्रोम में, कि प्लेटलेट काउंट जो रहता है वो कम हो गया, वो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसमें नॉर्मल रहेगा या बहुत ही थोड़ा सा फ़र्क देखा जा सकता है, इसमें कम हो जाता है, इसलिए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्रेजेंट लिखा है।
फिर लिवर का जो मैंने बताया था कि लिवर एंजाइम्स में भी अंतर आता है ना, लो हो जाते हैं। तो AST एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, ये जो लिवर एंजाइम्स है वो इसमें नॉर्मल या थोड़ा सा मिनिमम रहते हैं लेवल, मतलब नॉर्मल का जो मिनिमम लेवल है वो, और इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके अलावा फीटस में क्या चेंज आता है, तो फीटस में दो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आ जाते हैं। पहला तो है प्लेसेंटल परफ्यूजन, प्लेसेंटा से उसको सब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं कि नहीं, तो ये जो प्लेसेंटा है उसमें ही अंतर आने लगता है। प्लेसेंटा परफ्यूजन मतलब उसमें छिद्र युक्त होना, या कहना चाहिए कि प्रॉपर वो ब्लड सप्लाई नहीं होना उसका, तो वो कम हो जाता है इसमें। और इसमें जो है डिक्रीज्ड परफ्यूजन बहुत ही कम हो जाता है, और उसके कारण क्या देखा गया, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, IUGR इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। और दूसरा फीटल हार्ट रेट कम हो जाती है, तो नेचुरल है ग्रोथ कम हो जाती है, और फीटस की भी हार्ट रेट जो रहती है वो भी उसी के कारण कम देखी जाती है। फिर इसके अलावा और क्या फ़र्क पड़ता है, तो प्री मेच्योर प्लेसेंटल एजिंग, ये जो प्लेसेंटा रहता है उसकी जो एजिंग है वो भी प्री मेच्योर हो जाती है ना, और वो भी बहुत नुकसानदायक चीज़ है। प्लेसेंटा से रक्त सप्लाई वाली पार्ट बताया मैंने, और दूसरा यहाँ पर क्या नॉन अपेरेंट मतलब प्रॉपरली नहीं दिख रहा है ना, अपियर नहीं हो रहा है अपेरेंट शब्द, तो एजिंग जो है वो कोई दिखाई नहीं देती, इसमें नॉर्मल रहता है। और इसमें क्या है, प्लेसेंटल स्मॉलर देन नॉर्मल, तो ये जो एजिंग का जो मतलब प्लेसेंटा जो रहता है ना इसमें छोटा हो जाता है, प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाता। मतलब क्या हुआ, प्लेसेंटा जब सही ग्रो नहीं होगा तो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा बच्चे को, फीटस को, तो इसलिए वो एक देखा गया। और जो एजिंग है प्लेसेंटा की वो प्रीमेच्योर ही दिखाई देती है, तो इसलिए अपेरेंट प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ प्लेसेंटा। तो ये दोनों नुकसानदायक इसलिए हो जाते हैं कि जो बच्चा रहता है उस बच्चे की ग्रोथ प्रॉपरली हो नहीं पाती, तो एबनॉर्मल बच्चा भी हो सकता है, और या फिर उसका एबॉर्शन भी हो सकता है, या स्टिल बर्थ भी हो सकता है। तो ये सब कंडीशन इसमें इनके कारण देखी जाती है, और मदर को भी इतने सारे नुकसान देखे जाते हैं। अब आता है, ये बताया मैंने डिफरेंस प्री इक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया के बीच। प्री इक्लेम्शिया में माइल्ड और सीवियर प्री इक्लेम्शिया में। अब तीसरा जो कंडीशन है वो है इक्लेम्शिया। ये जो इक्लेम्शिया है इसमें क्या देखा गया, ये तीसरा PIH का है ना, अपन ने PIH में देखा था, पहला ट्रांजिएंट, दूसरा प्री इक्लेम्शिया, और तीसरा जो टाइप है वो है इक्लेम्शिया। अब ये जो इक्लेम्शिया रहता है ये प्री इक्लेम्शिया से भी ज़्यादा खतरनाक है, और इसमें क्या देखा गया है कि जो प्री इक्लेम्शिया के साइंस हैं सीवियर वाले वो तो है ही प्रेजेंट, साथ में और ज़्यादा कठिन प्रॉब्लम आती है। अब क्या है वो बताती हूँ। इसमें भी लेडी कैसी है, क्योंकि वो कौन सी है, PIH वाली है, इसलिए उसका जो प्रेगनेंसी के पहले वो नॉर्मोटेंसिव थी, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, प्रेगनेंसी में वो बढ़ गया, और प्री